बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको समास पढ़ा रही हूँ और जिसमें मैंने आपको कर्मधारय समास तक पढ़ा दिया है। आज के आगे के समास को आज मैं पढ़ाऊँगी, तो मैं इसको रब कर देती हूँ और आपको शुरू करती हूँ। देव समास। तीसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास और द्वंद्व समास में प्रायः बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको शंका हो जाती है कौन सा ये है कौन सा वो है। तो तीसरा है द्विगु समास। अब इस समास का जो पूर्व पद होता है हमेशा वो संख्यावाची होता है। पूर्व पद हमेशा संख्यावाची होता है। तो आपको अगर इतना याद रहेगा कि इसका द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं शुरू करती हूँ इसकी परिभाषा से। जिस समास का पूर्व पद, इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे अब देखिए, हमेशा ये याद रखिएगा कि इस समास का जो पूर्व पद है वो आपका क्या होगा, संख्यावाची होगा। तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उदाहरण लिखिए, जैसे पंचफल। इसका विग्रह कैसे करते हैं, समूह लगाकर। 5 फलों का समूह। 5 फलों का समूह। 58 8 आमों का समूह। 8 आमों का समूह। फिर हो जाएगा नवरात्र। 9 रातों का समूह। फिर हो सकता है 4 पाई। 4 पायों का समूह। 5वां हो सकता है पंचतंत्र। 5 तंत्रों का समूह। तो देखिए, 5 शब्द मैंने लिख दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके चलिए आप साथ साथ। बस आपको ध्यान ये रखना होगा, इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। 5 58 8 9 4 और 5। तो जितने भी देवी देवताओं के नाम इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं,
कि देवी देवताओं के नाम से भी ये बना रहता है। तो फिलहाल अभी अभ्यास में बहुत सारे काम आपको करने होंगे, तो आप तब तक इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अब इस समास में दोनों पदों के मध्य में एक छोटा सा योजक चिन्ह, ऐसे योजक चिन्ह लगा होता है। उस चिन्ह का मतलब है, जब हम विग्रह करेंगे तो चिन्ह का मतलब लगाएंगे, और जब समस्त पद बनाएंगे तो मतलब की जगह उस चिन्ह को लगाएंगे। तो आपको इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, बस इसमें एक योजक का प्रयोग किया गया रहता है। तो देखिए, इसकी परिभाषा लिख देते हैं। इस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। दोनों प्रधान होते हैं। दोनों पदों के मध्य एक योजक लगा रहता है। जैसे, इतना आपका हो गया होगा। इसके नीचे नहीं लिखूंगी, पता नहीं आपको दिखाई देगा कि नहीं। मुझे दिखता है तो मुझे लगता है बच्चों को भी दिख रहा होगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसके साथ उदाहरण लिखने हैं। तो अगर आपको उदाहरण नीचे दिख जाए तो मैं यही लिख दूँ। मुझे लगता है कि शायद अच्छे से नहीं दिखेगा। या देखिए, मैं लिखती हूँ, जैसे माता पिता भाई बहन। आपको दिख रहा है? दिख रहा होगा। चलिए, मैं और उदाहरण ऊपर लिख देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो मैं और कुछ उदाहरण ऊपर लिखती हूँ। चलिए, और उदाहरण लिखिए। लाभ हानि, लाभ और हानि, ये इसका विग्रह है। यानी दोनों के बीच में एक योजक जो लगा, उस योजक, दोनों के बीच में जो योजक लगा है, उस योजक का मतलब और होता है। यानी हम विग्रह करेंगे तो वहाँ और लगाएंगे, और जब विग्रह नहीं करेंगे तो वहाँ पर समस्त पद बनाएंगे तो योजक लिखेंगे, और जब विग्रह करेंगे तो वहाँ पर और लगाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो विग्रह करते समय और लगाइए। दूसरा लिखिए, माता पिता, माता और
एक तरफ आर वेयर आई और वेयर नर नारी नर और नारी लव कुश लव और कुश। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके रखिए। नीचे वाला मैं रब कर देती हूँ, नीचे वाला आपका हो भी चुका होगा। अब आपका हो गया कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। अब आपका पांचवा बचा बहुव्रीहि समास। अब देखिए जैसे बाकी समासों में होता है, सारे समासों में या तो पहला पद प्रधान होता है या तो दूसरा पद प्रधान होता है। कभी दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक लगा होता है। तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि दोनों ही प्रधान नहीं होते। बहुव्रीहि समास में ठीक ऐसा ही है कि इस समास का दोनों पद प्रधान नहीं होता, न पहला प्रधान होता है न दूसरा प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। जो अर्थ निकलेगा वो प्रधान होता है। तो बहुव्रीहि समास में प्रायः देवी देवताओं के जो नाम होते हैं वो बहुत आते हैं, तो उनमें आपको पता होना चाहिए कि एक दंत कहा जा रहा है तो कौन है। दूसरी चीज बता दें कि बहुव्रीहि समास में बहुत सारे उदाहरण ऐसे होते हैं जिसका पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, लेकिन आप उसे संख्यावाची नहीं लिखेंगे। आप जब भी लिखेंगे उसे क्या लिखेंगे कि वो बहुव्रीहि है, उसका जो अर्थ निकलेगा उससे लिखेंगे। तो बहुव्रीहि समास के कुछ समास ऐसे लगेंगे देखकर कि आपको कर्मधारय लगेंगे, तो कुछ लगेंगे आपको कि द्विगु समास है। तो इस चीज पे भी आपको ध्यान देना होगा। चलिए परिभाषा लिखते हैं। इस समास का न पहला पद प्रधान होता है न ही दूसरा पद प्रधान होता है, न ही दूसरा पद बल्कि उससे निकलने वाला अर्थ प्रधान होता है। जैसे दशानन,
अब देखिए, देखा जाए तो इसमें पहला पद जो है संख्यावाची है और संख्यावाची होकर के, लेकिन ये देखो समास नहीं है। वजह क्या है कि इस समास का पहला पद प्रधान जो है वो संख्या प्रधान है जरूर, मगर ये संख्या की सूचना नहीं दे रहा और ये चेत किसी ऐसे 10 मुख की जो समस्या है वो किसी एक व्यक्ति के लिए उसका नाम है। तो कहते हैं 10 हैं आंगन जिसके, अब देखिए जिसके लगाएंगे तो आपको अर्थात बताना होगा। इस समास का न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान, बल्कि उससे निकालने वाला अर्थ प्रधान होता है, जो कि तीसरा पद हम इसको कह सकते हैं। तो 10 है आनंद जिसके अर्थात, अब अर्थात का मतलब अगर आपने बहुव्रीहि समास के विग्रह करते समय अर्थात नहीं बताया तो ये विग्रह अधूरा माना जाएगा, फिर ये पूरा नहीं और नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अर्थात रावण, अर्थात रावण, तो दूसरा है दूसरा उदाहरण लिखिए। एक दंत, एक है दांत जिसका अर्थात गणेश। तो ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तो इसको रब करती हूँ। आखिरी बचा है अव्ययी भाव समास। अब आखिरी आपका बचा है अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास में एक शब्द प्रयोग किया गया है अव्यय। पहला शब्द प्रयोग किया गया अव्यय। अब व्याकरण के अनुसार अब अव्यय क्या है? अव्यय का अगर हम विच्छेद करें, अव्यय यानी जो जिसे खर्च न किया जा सके। अव्यय का मतलब जो व्यय करने योग्य नहीं है, जिसे खर्च न किया जा सके। अब प्रश्न उठता है कि व्याकरण के अनुसार व्यय का क्या मतलब है? व्याकरण के अनुसार व्यय क्या है? तो व्याकरण के अनुसार होता है जब किसी शब्द को लिंग वचन और कारक के आधार पर तोड़ मरोड़ कर किसी के साथ प्रयोग करो, उसमें कोई परिवर्तन न हो, तो वो अव्यय है।
उसी को हम अव्यय कहते हैं। तो क्रिया विशेषण के जितने पद होते हैं, अव्यय के जितने पद होते हैं, वो सब जो होते हैं किसी भी लिंग, किसी भी वचन और किसी भी कारक के अनुसार लगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यहाँ पर यही कहा गया अव्ययी भाव समास में कि जो पद होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो चलिए इसको मैं रख करके इसकी परिभाषा पहले लिखती हूँ। जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद का अर्थ पूर्व पद के आधार पर परिवर्तित होता है। ठीक है, जैसे प्रत्येक। अब इसका विग्रह देखिए, एक बात बता दें कि अव्ययी भाव समास में प्रायः ऐसा होता है जितने समास का विग्रह करते हैं सारे समास एक जैसे विग्रह की भाषा होती है। कर्मधार में कभी कभी रूपी लग जाता है, लेकिन अव्ययी भाव समास में जितने पद होते हैं वो उसके विग्रह करने के तरीके थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। रहते हैं सब अव्ययी भाव समास ही, लेकिन विग्रह का तरीके में अंतर आ जाता है। जैसे मैंने पहला ही शब्द लिखा है प्रत्येक। अब प्रत्येक का मतलब क्या होता है? यहाँ प्रति, एक या हर एक। अब देखिए, अगर हम इसमें से पूर्व पद को अलग कर दें, प्रति को हटा दें, एक लिख दें, तो इस एक का क्या मतलब हो? कोई एक। अगर मैंने यहाँ पर एक लिख दिया तो इस एक का तात्पर्य क्या है? कोई एक। लेकिन अगर हम इसके साथ प्रति जोड़कर इसको प्रत्येक बना दें तो इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। कहाँ हम एक की बात कर रहे थे, कहाँ हम हर एक की बात करने लगेंगे। तो यहाँ दोनों में कितना अंतर हो जाता है। एक का मतलब हो जाता है कोई एक, लेकिन जैसे उसके साथ ये अव्यय जुड़ता है उसका भाव परिवर्तन हो जाता है, वो बन जाता हर एक। अब ये सबकी बात कर रहा है, किसी एक की बात कर रहा है, तो दोनों के अर्थ में अपने आप परिवर्तन दिखने लगेगा। यही है अव्ययी भाव समास। ठीक है, उदाहरण लिखिए दो तीन और। अनुरूप। अब देखिए, अनु का मतलब होता है समान। फिर एक शब्द और होता है उपतट। अब यहाँ उपकर
मतलब तट के समीप। अब अव्ययी भाव में जो शब्द होते हैं उनके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। हर शब्द एक जैसा नहीं आएगा, हर शब्द न एक जैसा आएगा, न उसका विग्रह एक जैसा होता है। ये इसकी खासियत है। यथा समय, अब यथा आएगा तो के अनुसार रहता है। समय के अनुसार, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, यही कहा गया है। तो 4-5 शब्द मैंने लिख दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर पूरे समास की पुनरावृत्ति एक बार करा दूं मौखिक रूप से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बिल्कुल किनारे हट रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब मैं इसको रब करूंगी। अब मैं इसको क्या करूंगी, एक चार्ट की तरह आपको बताऊंगी। पूरे समास का एक माइंड मैप चार्ट बनाने चल रही हूँ, जिस चार्ट में संक्षेप से मैं आपको पूरे समास की पुनरावृत्ति कराऊंगी। तो इसको मैं रब करूंगी। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ना लिए हो तो ले लीजिए। तो 2-4 मिनट में मैं आपको पूरा माइंड मैप बना के समझा दूंगी। अब एक तरीके से पुनरावृत्ति करा रही हूँ। पूरे पढ़ाई के हिस्से को पुनरावृत्ति करा रही हूँ। समास 2 या 2 से अधिक पदों का भेद। अब इसके 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा दिगु, चौथा द्वंद्व, पांचवा बहुव्रीहि और छठवा अव्ययी भाव। अब इसके 7 भेद होते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और नए तत्पुरुष। तो ये आपके हो गए तत्पुरुष समास के भेद। अब तत्पुरुष समास के भेद में अब मैं बिल्कुल संक्षेप में चल रही हूँ। कर्म तत्पुरुष में से दोनों पदों से चिन्ह को का लोप रहेगा। कर्ण तत्पुरुष में दोनों पदों के मध्य से चिन्ह से का लोप रहेगा। कर्ण संप्रदान तत्पुरुष में दोनों पदों के मध्य से चिन्ह के लिए का लोप रहेगा। अपादान तत्पुरुष में दोनों पदों के मध्य से
चिन्ह से अलगाव का लोप रहेगा। संबंध तत्पुरुष में दोनों पदों के मध्य से चिन्ह का, की, के का लोप रहेगा। अधिकरण तत्पुरुष दोनों पदों के मध्य से चिन्ह में और पर का लोप रहेगा। नए तत्पुरुष में जो पहला पद होगा वो नकारात्मक होगा। कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा, जिसमें नीलांबर, पीतांबर, महारथी। द्विगु समास का पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, उसके बीच में और छुपा होता है। बहुब्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि उससे निकलने वाला तीसरा अर्थ प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है, जैसे यथा समय, प्रत्येक, गली गली इत्यादि, बेनकाब वगैरह। तो मैंने आपको समास पूरी तरीके से समझा दिया है। अब इसके कल मैं अभ्यास कराऊंगी, अभ्यास कार्य कराऊंगी, तो आज आप इसको कंप्लीट करके रखिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो।